All right, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I'm going to tell you how can you solve your practical exam, especially जो हमारा अभी upcoming exam कल आ रहा है, उसके हवाले से we are going to talk about in this video. I am going to tell you all those important things that a candidate, that a student must know before going into the exam hall, into the practical lab. So कल के प्रैक्टिकल में आज की इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये जो दो क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। हम इसमें आपको ये समझाएंगे कि आपको डाइल्यूशंस किस तरह से प्रिपेयर करनी है, कौन सी टाइप की डाइल्यूशंस आपको एग्जाम में आ सकती हैं, माइक्रोस्कोप की एडजस्टमेंट आपको कैसे करनी है, और माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स कौन कौन सी वो स्लाइड्स हैं जो कल के एग्जाम में आपको पूछी जा सकती हैं, उन तमाम स्लाइड्स की प्लान डायग्राम्स कैसे बनानी है मैं आपको वो समझाऊंगा, और जो इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप वो 5-7 स्लाइड्स की प्लान डायग्राम और हाई पावर डायग्राम बना लेते हैं तो आपको पता चले। सो टोटल तुम्हारा ये 40 मार्क्स का पेपर है। इसमें आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे तुम्हें 3 मार्क्स की डाइल्यूशंस बनानी है, वो शॉर्ट तुम्हारी आज इस वीडियो में तैयार हो जाएगी। किस तरह से 5 मार्क्स की प्लान डायग्राम बनानी है वो आज शॉर्ट तैयार होगी। किस तरह से 4 मार्क्स की हाई पावर डायग्राम बनानी है, किस तरह से सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने हैं, और किस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म करके तुम्हें अपना क्या कहते हैं अपना टेबल बनाना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस कैसे रिकॉर्ड करनी है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें 100% अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कल के प्रैक्टिकल में तुम्हारे लिए डूज एंड डोंट्स क्या होंगे। स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही रेलिवेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू आर रिमाइंडेड दैट यू हैव ओनली 1 आवर फॉर ईच क्वेश्चन। चलो उसने हमें ऊपर डिस्क्रिप्शन बता दी। कहता है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट हाउ much glucose diffuses through selectively permeable whisking tube during 15 minutes। ये whisking tube जो होती है बेटे, ये बेसिकली डायलिसिस ट्यूब होती है, और ये डायलिसिस ट्यूब बेसिकली आपको एक ट्रांसपेरेंट किस्म का एक मटेरियल दे दिया जाता है, और वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है वो ऐसे नहीं होगा कि एक तरफ से ओपन है एक तरफ से बंद है। ये जो डायलिसिस फ्लूइड आपको, डायलिसिस ट्यूब आपको दी जाएगी, ये डायलिसिस ट्यूब बेटे दोनों तरफ से ओपन होगी। आपको इसको खुद रबर बैंड से या थ्रेड से एक तरफ से इसको ऐसे करके टाई करना होगा, और इसको टाई करना बड़ा टेक्निकल जॉब है। नंबर 2, इस डायलिसिस ट्यूब को ओपन करने के लिए आपको अपनी फिंगर्स को किस तरीके से वेट करना है वो मैं भी आपको समझाता हूँ। जी बच्चों, तो डाइल्यूशंस बनाते हैं। फर्स्ट करें कि उन्होंने आपको एक 80% सोल्यूशन दे दिया है, और वो आपको ये कहता है, एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि इसकी ऐसी डाइल्यूशन बनाओ कि आपकी जो सक्सेसिव डाइल्यूशन जो आगे बने वो 50% डाइल्यूट हो जाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास पहले 80% है तो जब आप इसको डाइल्यूट करो तो ये आगे 40% हो जाए, फिर इसको डाइल्यूट करो तो आगे 20% हो जाए, फिर इसको डाइल्यूट करो तो ये 10% हो जाए, फिर इसको डाइल्यूट करो तो ये 5% हो जाए, फिर इसको डाइल्यूट करो तो ये 2.5% हो जाए। फर्ज कर लेते हैं कि हमें इस तरह की डाइल्यूशन बनानी है। इसका तरीकाकार क्या होगा? आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जो आपके पास वॉल्यूम है एट द एंड वो कितना बनना चाहिए। यानी आप जो डाइल्यूशन आपको यूज करनी है उसका वॉल्यूम कितना बनना चाहिए। जब आप ये डिसाइड कर लें, अब आप क्या फर्ज कर लो कि आपको जो आगे वॉल्यूम चाहिए वो 10 ml चाहिए, ठीक है, जिसमें से आपने 2, 4, 5 ml अपने टेस्ट्स में यूज करना है। ये आपके पास इनिशियल सोल्यूशन मौजूद है जो उन्होंने आपको दिया हुआ है। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे समझते हैं कि इनिशियल सोल्यूशन को भी में भी कुछ डालना है। भाई ये 80% उन्होंने आपको बना बनाया दे दिया हुआ है, इसमें अब आपको कुछ डालना नहीं है, इसमें से अब आपको निकालना है। पहली डाइल्यूशन देखते हैं। पहली डाइल्यूशन बनाने के लिए आप एक बीकर लोगे, ठीक है। उस बीकर में आप क्या करोगे, आप अपने इस 80% का, ये जो 80% था, इस 80% का 5 ml निकाल लो, ठीक है जी, और इसके अंदर आप 5 ml ही वाटर डाल लो। आधा आपने इसमें सोल्यूशन डाल लिया और आधा आपने इसमें पानी डाल लिया। अब ये करने के बाद आपके पास जो यहाँ पर डाइल्यूशन बनी है ये बन गई है 40%। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लो, शेक कर लो। उसके बाद नेक्स्ट डाइल्यूशन के लिए अब इस 40% से आगे आपने जाना है। क्या करोगे आप,
ये जो आपके पास 40% बना हुआ है, ये जो 40% आपके पास मौजूद है, आप इस 40% में से 5 ml निकालो, ठीक है जी। पीछे आपके पास 5 ml वर्किंग वॉल्यूम बच जाएगा। तो अगर आपने 5 ml वर्किंग वॉल्यूम बचाना है तो आप यहाँ से 10 ml भी ले सकते थे। 10 ml अगर आप लेते तो क्या करते, जितना आप अपना स्टॉक सोल्यूशन लेते, फॉर एग्जांपल यू वर टेकिंग इट 10 ml, ठीक है जी, तो आपको इसी तरह 10 ml वाटर डालना है इसमें, 10 ml वाटर, ठीक है। तो आपने वो निकाल लिया। अब क्या किया आपने, 40% वाले में से 10 ml निकाला आपने और अपनी इस डाइल्यूशन में डाला, और इसमें फिर अगेन आप 10 ml वाटर डाल दो, एंड सो ऑन। अब जब आपने 40% का यह निकाला और इसमें 10 ml वाटर डाला तो ये आपके पास बन गया 20%। अब इस 20% से आगे 10% बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी तरह आप एक और बीकर लोगे और उस बीकर में यहां से आप निकालोगे 10 ml। चलो ये जो डाइल्यूशन वाला मैं डाल रहा हूँ इसको मैं येलो से कर रहा हूँ, ये आपने डाला इसके अंदर 10 ml प्लस 10 ml वाटर, ये आपके पास 20 ml बन गया 10%। So this is how you keep on diluting it अगर आपको हाफ करनी है अपनी आने वाली कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वो कह रहा है कि आप ऐसी डाइल्यूशन बनाओ कि हर बनने वाली डाइल्यूशन पिछली वाली का 50% हो जाए, तो उसका ये तरीका कार है। अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। अगर उसने आपको एक 80% सोल्यूशन दे दिया, एटी परसेंट सोल्यूशन उसने आपको दे दिया और वो आपसे कहता है कि ऐसी डाइल्यूशन बनाओ कि जो डाइल्यूशन हो इज 1/10 ऑफ ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन। इसका तरीकाकार आप क्या करोगे, तो आपको ये बात बताएगा जरूर कि आपको क्या चाहिए। इसका तरीका आप क्या करोगे, इसका मतलब ये है कि आप जो कॉन्सेंट्रेशन बनाओगे वो पहले 80% आपको गिवन है, जब आप इसको डाइल्यूट करोगे तो इट शुड बिकम 8%, ठीक है जी। फिर उसके बाद आगे आप जा रहे हो तो इसको बन जाना चाहिए 0.8%, ठीक है, एंड सो ऑन 0.0 समथिंग, तो 10 से डिवाइड करते जाओ। अब इसका तरीकाकार क्या होगा, आप बीकर लोगे, उस बीकर में आप 1 ml डालोगे अपने स्टॉक सोल्यूशन का, 1 ml, और आप इसमें 9 ml वाटर डालोगे, तो ये 80% से 8% बन जाएगा। इसी तरह ऑनवर्ड्स 0.8 बनाने के लिए आपके पास ये बीकर है, आप इसको अच्छी तरह शेक करोगे, इसमें से आप लोगे 1 ml और इसके अंदर मजीद 9 ml वाटर डालोगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.8% एंड सो ऑन। आप इसी तरह 1 ml इसका लेते जाओगे, 9 ml इसमें आप वाटर डालते जाओगे, तो ये बाय द फैक्टर ऑफ 10 डिवाइड होता चला जाएगा। 1/10 ऑफ ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन, या कहेंगे डाइल्यूशन बाय फैक्टर ऑफ 10। तो ये दोनों तरीकों में आप ऐसे डाइल्यूशंस बनाओगे, और नीचे लिखना जरूरी है कि कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन बन रही है आपके पास, कितना पानी डाल रहे हो, कितना ओरिजिनल सोल्यूशन ले रहे हो। नंबर 3, आपके पास एक ऐसा डाइल्यूशन बनाने का तरीका भी होता है जिसमें वो आपको कुछ क्रिएटिव तौर पे बताता है कि आपको इस तरह से बनाना है। फॉर एग्जांपल उसने आपको स्टॉक सोल्यूशन दिया 1%, now he asks you to make 0.8%,
0.7%, 0.4%, 0.3%, 0.2%। फॉर एग्जाम्पल वो आपको ऐसी डाइल्यूशंस बनाने के लिए कह रहा है। आउट ऑफ दिस स्टॉक सोल्यूशन आपको ये वाली डाइल्यूशंस बनानी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, दिस वन। ये केमिस्ट्री के एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब इसमें क्या है, आपको ये जानना है कि आपको फाइनल वॉल्यूम कितना रखना है। आपके पास जो M1 है ये रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ द इनिशियल सोल्यूशन। तो आपके पास M1 क्या हो गया, इस केस में आपके पास M1 हो गया 1% इंटू वॉल्यूम 1, वो है जो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो आपने डालना है, इज इक्वल टू M2। क्या है, M2 है पावर ऑफ द फाइनल सोल्यूशन। अब आप बनाना चाह रहे हो 0.8, ठीक है, ये M2 है। और आप वॉल्यूम कितना रखना चाहते हो, वॉल्यूम रखना चाहते हो आप इसका 10 ml, ठीक है जी। अब V1 आपको फाइंड आउट करना है। अब ये V1 क्या होगा, ये V1 आपको बताएगा कि आपको इस स्टॉक सोल्यूशन में से कितनी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है। अब उसका तरीका क्या होगा, V1 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1। ये आई थिंक आ जाएगा, मेरा मोबाइल का है, ये आ जाएगा 8 ml। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 8 ml ये चाहिए और फाइनल वॉल्यूम क्या है आपके पास 10। तो आप इसमें 8 ml ये स्टॉक सोल्यूशन, तो आप इसमें 8 ml लोगे अपने स्टॉक सोल्यूशन का, प्लस इसको 10 ml करने के लिए आपको इसमें कितना पानी डालना है, 2 ml। आपके पास ये 10 ml आ जाएगा और ये 10 ml होगा इज इक्वल टू 0.8%, 0.8%। अब इसी तरह आप इसमें चेंज करते चले जाएं। आपको जब 0.8 या आपको 0.7% चाहिए तो आप 0.8 को काटें और यहाँ पे 0.7 लिख लें। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7 ml, प्लस इसमें कितना पानी डलेगा 3 ml। तो ये आपके पास 10 ml हो जाएगा, कितने परसेंट, 0.7%। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, ये तो मैंने आपकी आसानी के लिए सिंपल कॉन्सेंट्रेशन ली है, 0.8, 0.7, 0.4, 0.3, व्हाटएवर। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, आप इस तरह से फॉर्मूला में इसको पुट करके, जो देखो V1 यहाँ पर आपके लिए क्या है, V1 आपको फाइंड करना है। M1 इसकी इनिशियल पावर है इस सोल्यूशन की, और M2 वो है जो आपने बनानी है, और वॉल्यूम वो है जो वॉल्यूम आप बेसिकली इसका क्या कहते हैं, फाइनल वॉल्यूम रखना चाहते हो। तो दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम। तो बेटे ये 3 तरीके ऐसे हैं जो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए अपने प्रैक्टिकल्स के हवाले से। शायद कोई केमिस्ट्री के लोग अगर इसको देखें तो कहेंगे कि बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा है ए लेवल्स के बच्चों को, लेकिन मैंने समझा कि ये ज़रूरत है आप लोगों की, क्योंकि बच्चे अक्सर डाइल्यूशंस बनाने में गलती करते हैं। अच्छा, you are required to investigate how much glucose diffuses through selectively permeable whisking tube within 15 minutes. आपको क्या दिया जाएगा, आपको एक 10% ग्लूकोज सोल्यूशन दिया जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि कल 10% सोल्यूशन दिया जाए, वो आपको कम या ज़्यादा परसेंटेज भी दे सकते हैं, ये वाला वॉल्यूम भी वेरी कर सकता है, ठीक है जी। लेकिन ये है कि ग्लूकोज सोल्यूशन आपके पास होगा, इसको जो भी लेबल दिया हो, ठीक है। उसके बाद वो आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब की डायलिसिस ट्यूब देंगे इन अ कंटेनर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेबल्ड V। वो एक डिस्टिल्ड वाटर का कंटेनर देंगे, उसके अंदर उन्होंने ये जो डायलिसिस ट्यूब है इसको डिप किया होगा। बेटे डायलिसिस ट्यूब को ओपन करना एक टास्क होता है। डायलिसिस ट्यूब को ओपन करने के लिए आप इसको यूं पकड़ोगे और अपने जो फिंगर्स हैं उनको आप वेट कर लोगे। वेट फिंगर्स के ज़रिए आप इसको इस तरीके से मरोड़ोगे कि आप जिस तरह से आप पकड़ते हैं ना, किसी अपने थंब और फिंगर से पकड़ के किसी चीज़ को रब करते हैं, रब करेंगे तो ये ट्यूब ओपन होगी। जब ये ट्यूब ओपन हो जाए तो आप इसको फूंक मार के इसको सीधा कर सकते हैं, और नीचे से आपको इस डायलिसिस ट्यूब को धागे से या रबर बैंड से बांधना पड़ेगा। मेक श्योर कर लेना कि जब तुम इसको धागे या रबर बैंड से बांधो तो ये कहीं जिसे कहते हैं कि आपस में चिपक ना जाए और ये लीक ना हो रहा हो, ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लोज होना चाहिए।
उसके बाद आपको उसने 0.1% ग्लूकोज सोल्यूशन दे दिया, 0.2% ग्लूकोज सोल्यूशन दे दिया, 0.3% ग्लूकोज सोल्यूशन दे दिया लेबल्ड S3, और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन दे रहा है। ज़ाहिर है वो बेनेडिक्ट सोल्यूशन इसलिए दे रहा है कि वो आपसे इसकी टेस्टिंग करवाना चाहता होगा, देखना चाहता होगा कि आपको क्या करना। याद रखना कि कल जो आपको प्रैक्टिकल आएगा उसमें डायलिसिस ट्यूब ज़रूर यूज़ हो रही है, मगर उसमें उसका मेथड, उसकी प्रोसेस जो है उसमें कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर हो सकता है। सो जो मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि कल आप यही सारे का सारा वहाँ पर छाप दें, आपको वहाँ पर क्रिएटिव सिचुएशन में अपनी अकल लगानी होगी कि कल आपको क्या करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये इसका प्रोसीजर देखा, वो कहता है ट्राई अ नॉट इन द विस्किंग ट्यूब एज क्लोज एज पॉसिबल टू वन एंड सो दैट इट इज सील्ड एट द एंड। तो वो कह रहा है कि ये विस्किंग ट्यूब है, इसमें एंड के पास पास जो है ना एक अच्छी तरह से नॉट लगाओ। टू ओपन द अदर एंड वेट द विस्किंग ट्यूब एंड रब द ट्यूबिंग जेंटली बिटवीन योर फिंगर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपनी 2 फिंगर से इसको और थंब से इसको इस तरीके से रब करना है कि ये ओपन हो जाए, और उसके बाद सिरिंज यूज़ करके आप 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जी, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml, ये जो 10 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ml, ये आप जी का डालोगे इन द ओपन एंड ऑफ द विस्किंग ट्यूब, विस्किंग ट्यूब के एक ओपन एंड में। ये जी क्या था? ये जी बेटे आपका 10% ग्लूकोज सोल्यूशन था। रिंस द आउटसाइड ऑफ द विस्किंग ट्यूब बाय डिपिंग इट इन द वाटर इन द कंटेनर लेबल्ड वी। जो आपको कंटेनर उसने दिया गया होगा उसके अंदर अब ये आपकी जो विस्किंग ट्यूब है ना ये कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगी। ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो आपका लेबल्ड वी वाला कंटेनर है इसके अंदर इसको डिप कर लो ताकि ये बाहर से साफ हो जाए। पुट द विस्किंग ट्यूब इन अ लार्ज टेस्ट ट्यूब इन अ टेस्ट ट्यूब रैक, और आप इस विस्किंग ट्यूब को एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब में डाल के टेस्ट ट्यूब रैक में रख दो। टेस्ट ट्यूब यूं होती है, इसके अंदर विस्किंग ट्यूब आपकी यूं आ जाएगी। ठीक है जी। फोल्ड द ओपन एंड ऑफ द विस्किंग ट्यूब ओवर द टॉप ऑफ द लार्ज टेस्ट ट्यूब एज शोन इन फिगर 1.1। कहाँ है जी फिगर 1.1? इस तरह से वो कहता है कि एक इलास्टिक बैंड लगा के इसको आप बाहर की तरफ ऐसे करके फोल्ड करके लगा दो। अब क्या है, अब बाहर आपके पास टेस्ट ट्यूब है, ये आपके पास विस्किंग ट्यूब है, इलास्टिक बैंड आपने इसको बाहर से लगा दिया ऐसे करके ताकि यहाँ से अंदर की तरफ गिरे ना, और इसके अंदर ग्लूकोज सोल्यूशन है 10%, जो कि एक अच्छी खासी हाई कॉन्सेंट्रेशन है। 10% इसके अंदर ग्लूकोज सोल्यूशन मौजूद है। अब होगा क्या? Use syringe to put some W into large test tube so that it surround the whisking tube and immediately start a stop clock, और 15 मिनट के लिए आपको वेट करना होगा। अब आप क्या करोगे, आप एक सिरिंज के ज़रिए यहाँ बाहर जो आपके पास जो सराउंडिंग एरिया उस सराउंडिंग एरिया के अंदर आप पानी डाल दोगे। सराउंडिंग एरिया में आपने कितना पानी डालना है? सराउंडिंग एरिया में इतना पानी डालना है कि ये अच्छी तरह से इसको सराउंड कर ले। यू कैन से सम वर्ड लाइक दिस। इस तरह से आप उसको फिल कर दो, और फिल करने के फ़ौरन साथ ही उसने कहा कि आपको 15 मिनट के लिए स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है। कल जब आपके पास पेपर में स्टॉप वॉच आएगी तो आप स्टॉप वॉच को पहले से इसमें ऐसे करके 3 नॉब्स होते हैं। ठीक है। एक ऐसे ऊपर टॉप नॉब होता है, एक ये राइट नॉब होता है, लेफ़्ट नॉब होता है। ये लेफ़्ट नॉब को दबाते चले जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे पूरा 0 0 0 0 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर इस नॉब को दबाओगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी, फिर इस नॉब को अगेन दबाओगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। और फिर दोबारा इसको 0 0 लाना है तो फिर तुम्हें इस पॉइंट इस नॉब को दबाना है तो फिर ये दोबारा से अपने 0 0 पे सेट हो जाएगी। अच्छा, कहते हैं टू फाइंड आउट हाउ मच ग्लूकोज हैज़ डिफ्यूज आउट ऑफ द विस्किंग ट्यूब आफ्टर 15 मिनट यू आर प्रोवाइडेड विद सोल्यूशन S1 S2 एंड S3। ये S1 S2 एंड S3 बेटा उसने आपको पहले ही दे दिए हुए। ये क्या है? 0.1%, 0.2% एंड 0.3% सोल्यूशन है। इनके साथ आपको ज़ाहिर कंपेरिजन करना होगा। In order to find how much glucose has diffused from the inside of the whisking tube to the water, you will need to test a sample of water with Benedict solution. You should record the time taken for the first appearance of any green color. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपने नोट क्या करना है, जैसे ही ग्रीन कलर आपके पास अपेयर हो बेटे, जैसे ही ग्रीन कलर आपके पास अपेयर हो तो आपको फौरी तौर पर इसको नोट डाउन कर लेना है। The result will be compared with the time taken for the first appearance of any color changed S1, S2 and S3. To do this you need to use the same procedure. अच्छा जी, सेम प्रोसीजर करना क्या है जी? State the volume of Benedict and volume of solution you are testing. Benedict solution यूज़ करना 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो solutions यूज़ करना ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ कर लेना।
ठीक है। जो अपना वॉल्यूम ऑफ द सैंपल आप यूज़ करोगे वो भी 1 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करना। स्टेट वन वेरिएबल अदर देन द वॉल्यूम विच नीड टू बी केप्ट कांस्टेंट व्हेन यू डू द टेस्ट एंड डिस्क्राइब हाउ यू विल कीप दिस वेरिएबल कांस्टेंट। तो ये जो चीज़ आपको इसके साथ कांस्टेंट रखनी है वो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए आप क्या करोगे, आप वाटर बाथ यूज़ करोगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आप बॉइलिंग वाटर बाथ यूज़ करोगे, ठीक है जी। और उसका कांस्टेंट का नाम पहले लिख देना कि आप वो कांस्टेंट होगा टेम्परेचर। मैं तो यहाँ पर सिंगल सिंगल वर्ड लिख रहा हूँ बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। आपने वहाँ पर सिंगल वर्ड आंसर्स नहीं करने, आपने बेटे वहाँ पर जो है वो कंप्लीट आंसर करने हैं, सेंटेंसेस की फॉर्म में आपने वहाँ पे आंसर करने हैं, राइट। कहता है 15 मिनट के बाद पोर द वाटर फ्रॉम अराउंड द विस्किंग ट्यूब इन अ बीकर and the label its sample. Now test all 4 solutions, sample S1, S2 and S3. इन सारों का बेनेडिक्ट टेस्ट करो और इन सारों का बेनेडिक्ट टेस्ट करके अब आपको यहाँ पर रिजल्ट बताने होंगे। अब रिजल्ट के लिए जो आपको टेबल बनाना है वो किस तरह का बनाना होगा, इस टेबल में प्यारे बच्चों आप क्या क्या लिखेंगे। इस टेबल में एक तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये आपके पास आ गए सैंपल, और यहाँ पर आप लिखोगे, मैं थोड़ा नीट करके लिखता हूँ, टाइम टेकन for the appearance of first color change. Time taken for the appearance of first color change. यहाँ पर आप लिख दो S1, S2, S3 and sample, और इसमें आप यहाँ पर लिख दो सेकेंड्स, और यहाँ पर मेंशन कर दो कितने सेकंड कितने सेकंड कितने सेकंड कितने सेकंड। एस्टिमेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सैंपल। फॉर एग्जांपल अब इसका टाइम कंपेयर करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर इसका टाइम कहीं कहीं ना कहीं इनके दरमियान में आ गया, लेट्स से कि आपके पास ये जो 0.3 है इसका टाइम आता है 30 सेकेंड्स, और इसका टाइम आपके पास आता है 42 सेकेंड्स, और इसका टाइम आपके पास आता है 56 सेकेंड्स, और आपके पास अगर सैंपल आ जाता है 35 सेकेंड्स, तो आप कहोगे इट इज़ बिटवीन 0.2 टू 0.3, ठीक है। यानी जो भी आप जिसके भी क्लोज आ रहा हो आप वहाँ पर उसकी एस्टिमेशन बता सकते हो। और ज़ाहिर है ये सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन आप एक जिसे कहते हैं रफ आइडिया बता सकते हैं। कहता है सजेस्ट हाउ यू माइट मॉडिफाई दिस इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज थ्रू विस्किंग ट्यूब। और बताओ जी किस तरह से आप इसे करोगे। तो आप उसे बताएंगे कि आप ये जो अपनी टेस्ट ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जो विस्किंग ट्यूब वाली टेस्ट ट्यूब है उसको आप 5 ट्यूब्स ले लो प्लस 5 डिफरेंट वाटर बाथ्स ले लो, एडजस्टेड एट different temperatures. Adjusted at different temperatures, और उनको आप 15 मिनट तक डिफ्यूज़ होने दो। जब वो 15 मिनट तक डिफ्यूज़ हो जाएंगे उसके बाद निकाल के उन सब का सैम्पलिंग कर लो। उसके बाद आप उसे कहेंगे कि परफॉर्म रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट ऑफ ईच ऑफ द सैंपल। रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट करें फॉर ईच ऑफ द सैंपल, ठीक है जी। तो इस तरह से। अच्छा, इसके बाद कहता है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ कलर्ड सोल्यूशन थ्रू एगर। अ पेट्री डिश कंटेनिंग लेयर ऑफ एगर हैड अ स्मॉल वेल ऑफ 1 centimeter diameter cut so that 10 drops of the colored solution could be placed in the well. The distance of the colored solution diffused from the edge of the well was made at 15 minutes interval.
और ये आपको 75 मिनट का वो दिखा रहा है। यहाँ पर क्या किया उन्होंने, ये पूरा एगर डाला हुआ है, यहाँ पर उन्होंने अपना कलर्ड सोल्यूशन जो है, जब उस कलर्ड सोल्यूशन को यहाँ पर डाला तो हर 15-15 मिनट बाद उन्होंने सैम्पलिंग की है कि ये कितना आगे तक डिफ्यूज़ किया है, और 75 मिनट तक वो कह रहे हैं कि वो यहाँ तक इतना डिफ्यूज़ आउट हो गया है। और ये हमारे पास टाइम और डिस्टेंस ट्रैवल जो है ये इसका आ गया। अब बेटे ये 4 से 5 नंबर का ग्राफ आता होता है और 3-4 नंबर की इसकी डिस्क्रिप्शन आती होती हैं। इसमें आपने देखना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो डिस्टेंस डिफ्यूज फ्रॉम द सेल जो है, आप जो सैम्पलिंग कर रहे हो आपकी सैम्पलिंग सिस्टमेटिक है 0, 15, 30, 45, 60, 75, लेकिन ये जो डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल हो रहा है ये डिस्टेंस जो है ये वेरी कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इसको आप यहाँ वाई एक्सिस पे रखोगे, और ये जो टाइम मिनट्स में आ रहा है, ये जो टाइम मिनट्स में आ रहा है इस टाइम को आप लेके आओगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसको इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि एटलीस्ट 75% ऑफ द ग्राफ यूज़ हो जाए। टाइम बेटे लिखना मत भूलना, यहाँ पर टाइम लिखोगे, मिनट लिखोगे, आपको 1 मार्क मिलेगा। यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ये इन mm लिखोगे तो यहाँ पर आपको प्लस 1 और मार्क मिलेगा। 75% ऑफ द ग्राफ यूज़ करोगे प्लस 1 मार्क मिलेगा, और सही पॉइंट सही जगहों पर लगाओगे और उसके बाद आप उनको सबको रूल्ड लाइन से मिला दोगे तो आपको 1 और मार्क मिलेगा। तो इसमें कंप्लीट मार्क्स लेने के लिए वेरिएबल मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और वेरिएबल मेंशन करने के बाद उनको सही जगह पे पोजीशन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वो कल जो भी क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन वगैरह के वो आपसे पूछेंगे। तो अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या काम करना है, किस तरीके से आपको प्लान डायग्राम बनानी है, किस तरीके से आपको हाई पावर डायग्राम बनानी है, किस तरीके से माइक्रोस्कोप एडजस्ट करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर साद सियाई। और स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप के बारे में काफ़ी बातें पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ छोटी सी ब्रीफ वीडियो माइक्रोस्कोप पे बना लूँ। देखो बेटे, ये आपके माइक्रोस्कोप में आई पीस होता है, आई पीस लेंस होता है, ये ऊपर डलता है लाइक दिस। उसके बाद नीचे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं 3 घूमने वाले, ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं। जब आपने अपनी मैग्नीफिकेशन बढ़ानी है या अकॉर्डिंगली घटानी है, तो आप यहाँ से हाई पावर एंड लो पावर के ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। आमतौर पे 10 और 40 वाले ऑब्जेक्टिव लेंसेज यूज होते हैं। अब ये जब आपको माइक्रोस्कोप मिलेगी ये इस तरह से ऑफ होगी, आउट ऑफ फोकस होगी, और ये आपको एक ग्लास स्लाइड जो है ये दी जाएगी ऑब्जर्व करने के लिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इस ग्लास स्लाइड में एक स्टेन नजर आएगा। इस स्टेन को बेसिकली आपने आगे लेके आओ सर, माइक्रोस्कोप पे देखिएगा मैं इसको कैसे सेट कर रहा हूँ। ये मैंने इसको ऐसे सेट किया, लाइट जलाई। अब मैं इस स्टेन को, ये राइट साइड पे आपके पास एडजस्टिंग नॉब्स हैं, यहाँ से आगे पीछे होती है ये, और नीचे करेंगे तो ये लेफ्ट राइट होगी। ये एडजस्टिंग नॉब्स नजर आ रही है वीडियो में। इन एडजस्टिंग नॉब से आप उस स्टेन को बिल्कुल लेंस के सामने ले आए। जब आप उसको लेंस के सामने ले आए, अब आप क्या करेंगे, अब मैं आपको एक छोटा सा हैक बताने लगा हूँ। वो हैक ये है इसको एडजस्ट करने के लिए कि आप अपनी इस एडजस्टमेंट वाली नॉब को घुमाएं और इसको अपने लेंस के जितना क्लोज लेके आ सकते हैं ले आए। लेकिन गौर कीजिएगा कि आपने इसको टच नहीं करना अपनी स्लाइड के साथ। जितना क्लोज ला सकते हैं मैनुअली देखते हुए ले आएंगे, लेकिन स्लाइड टच नहीं होनी चाहिए। जितना मैनुअली क्लोज आगे आगे, उसके बाद आप इसमें से देखते हुए स्लोली इसको दूर करते चले जाएं। स्लोली 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 आप इसको दूर करते चले जाएं। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको एक सूडो इमेज नजर आएगा, और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको इसमें ट्रू इमेज नजर आ जाएगा। पहले सूडो इमेज नजर आएगा और फिर आपको ट्रू इमेज नजर आ जाएगा, और आप उसको चेक करेंगे। जब आपने प्लान डायग्राम बनानी है तो आपने छोटी मैग्निफिकेशन रखनी है, छोटा ऑब्जेक्टिव लेंस, छोटा इन अ सेंस कि मैग्निफिकेशन, छोटी मैग्निफिकेशन वाला ऑब्जेक्टिव लेंस लगाना। और जब आपने हाई पावर की ड्राइंग करनी है, यानी जिसमें आपने इंडिविजुअल सेल्स ड्रॉ करने हैं, उसके अंदर आप हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस लगाएंगे, जिसमें आपको इंडिविजुअल सेल्स नजर आने शुरू हो जाएगा। सो हैक ये है, पहले इसको मैनुअली देखते देखते बिल्कुल करीब ले आओ, लेकिन स्लाइड से टच नहीं होना चाहिए।
लेकिन स्लाइड से टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ घुमाते जाओ, ये दूर जाता जाएगा और बड़े सब्र तसल्ली के साथ आप काम करें। जो स्टेन है वो लेंस के सामने आ रहा हो तो आपका इमेज बन जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि प्रैक्टिकल परफॉर्म करना या प्रैक्टिकल का ये क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म करना कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में समझाया है कि आपको कौन कौन से स्पेसिमेंट्स के प्लान डायग्राम्स तैयार करनी है और आपको कौन कौन से स्पेसिमेंट्स के इन्हांस्ड मैग्नीफाइड वर्जन्स ऑफ सेल्स बनाने हैं, उनको कैसे बनाना है, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, इस वीडियो में मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर दिया है। सो टेक्निकली इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना आधा प्रैक्टिकल यानी 20 मार्क्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको ज़रूर गौर से सुनना, एंड तक सुनना और प्रैक्टिस ज़रूर करना बेटे। तो हमने लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट के बारे में काफी डिटेल डिस्कशन की और आज की क्लास में बेटे हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसके अंदर आपको माइक्रोस्कोप की सेटिंग करनी होती है। तो बेटे माइक्रोस्कोप की सेटिंग के अंदर जब मैंने आपको बताया था कि पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो माइक्रोस्कोप की सेटिंग है। और सेटिंग के लिए मैंने आपको एक आपके ग्रुप में वीडियो भेजी है। अगर तो आपने अपने माइक्रोस्कोप्स को ऑलरेडी सेट किया हुआ है, अपने स्कूल में आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप उस वीडियो को देख लें जिसमें मैंने बताया हुआ है हाउ टू सेट माइक्रोस्कोप फॉर योर एक्सपेरिमेंट। वो आपके ग्रुप में पड़ी हुई है वीडियो। आपको ये पता चल जाएगा कि माइक्रोस्कोप को एडजस्ट कैसे करना है, माइक्रोस्कोप को सेट कैसे करना है। या मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आपसे माइक्रोस्कोप एडजस्ट ना हो रही हो और प्रैक्टिकल में अगर आप एग्जामिनर की हेल्प मांगेंगे कि आपको माइक्रोस्कोप सेट कर दे, तो बेटे वो आपको -2 मार्क्स जो हैं वो आपके करवा देगा। और उसका ये होगा कि आप आगे फर्दर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन बेटे मैं कभी भी बच्चों को ये रेकमेंड नहीं करता कि वो ये अपने 2 नंबर बिला वजह में कटवाएं। आपको मैंने बताया कि माइक्रोस्कोप को सेट करने का सबसे आसान जुगाड़ या सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप अपने माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपकी माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये नीचे आपकी स्लाइड पड़ी हुई है। ठीक है, ये ऐसे एक उसके साथ अटैच होता है और ये सारे का सारा जो है ना असेंबली अटैच होती है और यहाँ पर आपके पास एडजस्टमेंट नॉब होती है। अब टिप ये है प्यारे बच्चों कि आप अपने माइक्रोस्कोप के इस ऑब्जेक्टिव लेंस को एज लो एज पॉसिबल ले आए, एज लो एज पॉसिबल, जितना नीचे ला सकते हैं ले आए। एक जगह पर आकर ये लॉक हो जाएगा। और अगर आप बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करें, अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो 40 का यूज करें या बड़ा यूज करें, तो जरा एहतियात करनी है। हो सकता है कि वो आकर आपकी स्लाइड को टच भी हो जाए। मगर ऐसे लेंस में डायाफ्राम होता है, लाइक दिस। ये थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है, ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। तो आप इसको बिल्कुल पास ले आए और पास लेके आने के बाद आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्ट करें और इसको यहाँ से आप आहिस्ता 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 ऊपर लिफ्ट करते चले जाएं। जब बेटे आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लिफ्ट करते चले जाएंगे तो आप बहुत जल्दी अपना फोकस्ड इमेज देख लें। अब यहाँ जरा इसके बारे में डिटेल्ड बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटे आपको जब आप इसको एडजस्ट कर लेंगे तो आपको अपने पेपर के अंदर एक प्लान डायग्राम बनाने के लिए आए। प्लान डायग्राम, इस प्लान डायग्राम बनाने के लिए जो आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे वो 4 to 5 हो सकते हैं। 4 से 5 नंबर प्यारे बच्चों आपको इस काम के लिए अलॉट किए जाएंगे। ये 4 से 5 मार्क्स लेने के लिए वो आपको कभी कभी एक असेंबली और एक ओरिएंटेशन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप। what they do is they ask you to draw this half of the field of view, or sometimes they ask you to draw the lower half part of the field of view or right hand side part
और अपर कंप्लीट पार्ट, पूरे का पूरा ये कंप्लीट पार्ट वो आपको कहते हैं ड्रॉ कर। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये कि आपको इसको बड़े गौर से कंसीडर करना है कि आपको कौन से पार्ट की ड्राइंग के लिए कहा गया है। नंबर 2, प्लान डायग्राम के अंदर बेटे जो आपको स्पेसिमेन दिया जा रहा है, याद रखिएगा कि ये स्पेसिमेन जो है इसकी प्रिंटिंग हुई हुई है आपकी स्लाइड के ऊपर। इट इज प्रिंटेड ऑन योर ग्लास स्लाइड, इट इज नॉट अ लाइव स्पेसिमेन। एंड पूरी दुनिया में ईच वन ऑफ द कैंडिडेट जो कि उस वेरिएंट का पेपर दे रहा है, दे आर ऑल। अच्छा, बच्चे ने सवाल पूछा है व्हाट इज द माइक्रोस्कोप्स आइडियल मैग्निफिकेशन। बेटे ये जो प्लान डायग्राम हम बना रहे हैं, ये प्लान डायग्राम, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये प्लान डायग्राम बेटे हम लो मैग्निफिकेशन पर बनाते हैं जो 10x है। इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 10x का लगेगा। और अभी बताऊंगा हाई पावर डायग्राम की क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उसके अंदर आपको 40 का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करना होता है। अच्छा, ये बात हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ग्लास स्लाइड है बेटे, ये आपकी स्लाइड के ऊपर ये जो स्पेसिमेन है ये प्रिंट हुआ हो। आप सबके पास 100% एक जैसा स्पेसिमेन है, और इट इज नॉट नेसेसरी, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फेमिलियर विद द स्पेसिमेन। आप स्पेसिमेन से फेमिलियर हो ये जरूरी नहीं। अब प्लान डायग्राम के डूज एंड डोंट्स के अंदर पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे तो वही बात है बेटा कि सारी की सारी जो आपने ओ लेवल्स में अपनी एटीबी के अंदर डायग्राम बनाई थी उसकी आपकी लाइंस कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस लाइन, और ये एक हिच हैक वाली लाइन होती है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, या लाइक दिस इज रॉन्ग, एंड दिस इज बिल्कुल करेक्ट। आपकी लाइंस कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी ड्राइंग की करेक्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए। आपकी जो लाइन की जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल ठीक और बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। नंबर 3, अगर इसके अंदर काउंटेबल चीजें हैं तो उनकी काउंट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, काउंट। देन उनकी जो प्रोपोर्शंस हैं वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगली बात, आपने इसके अंदर नो शेडिंग एट ऑल, नो शेडिंग एट ऑल, आपने इसमें शेडिंग नहीं करनी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक हो गया। ये तो है जनरल बातें जो हम हर तरह की ड्राइंग में फॉलो करते हैं। आपने अपनी इस ड्राइंग के अंदर स्केल यूज नहीं करना, नो यूज ऑफ स्केल, फुट या फुट्टा या स्केल बेटे, मेरे बेटे आप बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो जनरल बातें होगी। अब जरा बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली कि ये प्लान डायग्राम का क्या मकसद है, और मैं आपको कुछ प्लान डायग्राम्स ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। प्रिंटेड ऑन योर स्लाइड्स का मतलब ये है कि आप ये मत समझिएगा कि एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि हमें कौन सी स्लाइड मिली है या उस पर क्या ड्रॉ हुआ हुआ है। जो आपके पास स्लाइड है, पूरे उस वेरिएंट के हर एक बच्चे के पास एग्जैक्टली सेम स्लाइड है, सेम। तो ये मतलब, तो आपके मैं क्वेश्चन का भी साथ साथ आंसर कर रहा हूँ, अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स करते रहें। अच्छा, प्लान डायग्राम का मकसद क्या है? प्लान डायग्राम के अंदर बेटे यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट टिश्यूज। इसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन किस चीज की हो रही है? आपकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है टिश्यूज की। आपने सिर्फ टिश्यू ड्रॉ करने हैं, आपने इंडिविजुअल सेल ड्रॉ नहीं करना। नो इंडिविजुअल सेल्स की
ड्राइंग, नो इंडिविजुअल ड्राइंग्स एट ऑल। देन आपको वो जो भी लेबल मांगेगा आपसे, आपको उस लेबल की करेक्ट एनोटेशंस करनी है, करेक्ट एनोटेशंस, जो भी उसने आपको एक आध मांग। अब जरा मैंने आपको जो एक फाइल आज भेजनी है वो ये फाइल है। मैंने अभी तक आपको कुछ वीडियोस भेजी हैं, आप उसको बिल्कुल ध्यान में रखें। ये एक फाइल मैंने आपको भेजनी है, जिस फाइल के अंदर मैंने आपके सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी प्लान डायग्राम्स आपको बनाने के लिए आ सकती हैं बेटे, वो मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। आपको इन तमाम की हाई पावर और प्लान डायग्राम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी आपके सामने हम किसी की प्लान डायग्राम बनाते हैं। ओके जी, ये हमारे पास एक आर्टरी का ल्यूमन है और इस आर्टरी के ल्यूमन की हम प्लान डायग्राम बनाते हैं। बताता हूँ कि काउंट का मतलब क्या है। अगर वैस्कुलर बंडल्स हैं, उसके छोटे छोटे 3 4 5 बंडल्स जो हैं वहां पर शो हो रहे हैं, तो आप वहां पर उतने ही बनाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास आर्टरी आर्टरी है। इस आर्टरी की ये हमारे पास एक्सटर्नल वॉल आ गई, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा तरीकाकार, हाँ एक और इसका इसका तरीका समझ लें। एक इसका मजे का तरीका ये होता है कि आप अपनी जो आपको इमेज दिया हुआ है, आप उसको याद रखने के लिए यूं एक ड्राइंग ऐसे बनाए। अब ये जहां जहां टिश्यू है, आप देखें मैं वहां वहां एक एक लाइन लगाता चला जा रहा हूँ। बस, इसके अलावा क्या है? यही 3 चीजें ना यहाँ पर हमारे पास, यही 3 हमारे पास इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, लेयर्स आ रही हैं। ये लें, दिस इज योर प्लान डायग्राम। कहानी खत्म। अब वो आपको ये बनवा कर वो आपसे पूछेगा बताओ जिसका ल्यूमन एनोटेट कर दो। आप बता दें ये ल्यूमन, ट्यूनिका एक्सटर्ना ये है, ट्यूनिका मीडिया ये है। ये आपकी प्लान डायग्राम बन गई। आपने इसको ऐसे नहीं करना, ये मैंने गलती से यहाँ पर ऐसे डबल लाइनिंग आ गई है, लेकिन आपने वहाँ पे ऐसे नहीं करनी। मैंने तो पेपर नहीं देना, पर तो आपने देना। ये ले, अगला देख लेते हैं। प्लांट्स की बहुत ज्यादा आती है। ये देखिए, इसने खुद भी डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ देखिए, इसने कहीं पे कोई इंडिविजुअल सेल शो नहीं किया। अब ये वाला पार्ट अगर हमें बनाने के लिए आ जाता है और इसकी वो प्लान डायग्राम कहता है, तो देखें। हाँ, डिफरेंशिएशन का मेरे बेटे बताता हूँ कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। मैं बताता हूँ। मेम्ब्रेन डबल लाइन से शो नहीं करती, सेल वॉल सिर्फ डबल लाइन से शो। फर्ज करें जी, इसकी प्लान डायग्राम बनाने के लिए आ गए। वो आपसे कहता है कि जी आपके पास एक इमेज है, आप इसकी प्लान डायग्राम बनाएं, और ये हाफ पार्ट की कहता है प्लान डायग्राम बनाएं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर ये शो हो गई आउटर एपिडर्मिस। ये ले, अब इसके अंदर कोई इंडिविजुअल सेल नहीं मैंने बनाया। बच्चे क्या करते हैं, बाद औक़ात ऐसी प्लान डायग्राम बनाते हैं और वहां पर बीच में थोड़े थोड़े 4 5 सेल्स भी बना के दिखा देते हैं और नीचे लिख देते हैं सेल्स। नो, यू डोंट नीड टू मेंशन दीज सेल्स, ठीक है। दिस इज योर प्लान डायग्राम, दिस इज एंड ऑफ इट, एंड ऑफ द स्टोरी। अब जैसे ये है, इसका भी पार्ट आप देखें, आपको जो जो चीजें एक्स्ट्रा नजर आ रही हैं वहां वहां आप उसकी टिश्यूज को शो करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये शो करा है कॉलन कायमा है, फ्लोएम है, सारा कुछ है, तो ये लीजिएगा, ये हम इसको यहाँ से शो कर रहे हैं। ये लीजिए। तो ये बात इस तरह से करके दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि आपको प्लान डायग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ टिश्यूज को रिप्रेजेंट करना है, और बाद में आप उन टिश्यूज को रिप्रेजेंट करके लेबल कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू मेक दिस प्लान डायग्राम्स। अभी इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शो करने वाला हूं। पहले आपको हाई पावर का बता दूं, ये देखें जी, ये उसने बनाई है ऊपर और नीचे उसने बना के भी दिखा दिया कि इसके प्लान डायग्राम कैसी होनी चाहिए। सो दिस इज द प्लान डायग्राम। ठीक है जी। अब उसके बाद जो दूसरी चीज वो आपको बनाने के लिए कहता है, वो आपको बनाने के लिए कहता है हाई पावर डायग्राम। ठीक है जी। हाई पावर में बनाने का क्या तरीका कार होगा? हाई पावर में बेटे सबसे पहले तो जो आपने काम करना है, सबसे पहला जो आपने काम करना है हाई पावर ड्राइंग्स के अंदर, वो ये है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव लेंस चेंज कर ली। आपने अपने ऑब्जेक्टिव लेंस को हटाकर 40 का ऑब्जेक्टिव लेंस लगा देना है। वैसे आप लोगों की जो लैब वाले बंदे होते हैं, उनको बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन दी होती है कि वो ऑब्जेक्टिव लेंस लगाते ही दो हैं, एक येलो पट्टी वाला और एक ब्लू पट्टी वाला। तो ब्लू पट्टी वाला जो होता है उस पर लिखा भी होता है 40, वो हाई पावर होता है। और जो येलो वाला होता है वो लेंस साइज में भी, या रेड वाला लेंस साइज में भी छोटा होता है, वो लो पावर होता है। ठीक है जी। सो हाई पावर पे एक तो आप लेंस चेंज करेंगे, उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शन को बड़े तरीके से फॉलो करना है। ये मुफ्त के 5 नंबर होते हैं आपकी हाई पावर डायग्राम के। आपने इंस्ट्रक्शन को बड़े जरूरी फॉलो करना है। क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है? नंबर 1, कि वो कितने सेल बनाने का कह रहा है। फॉर श्योर वो प्लान डायग्राम के अंदर आपको इंडिविजुअल सेल्स ही बनाने के लिए कहेगा। वो कितने सेल्स काउंट बनाने के लिए कह रहा है। नंबर 2, विच सेल्स, वो कौन से सेल्स की बात कर। नंबर 1 सेल्स का काउंट, नंबर 2 वो कौन से वाले सेल्स की बात कर रहा है जो आपने बनाने हैं। नंबर 3 उन सेल्स का आपस में जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर अकरेंस। वो बातों का कहेगा ऐसे 4 सेल बनाओ जो चारों आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। वो बातों का बनाएगा, यानी कि यहाँ में मैं लिख देता हूँ। वो कहेगा ऐसे बनाओ जो कि ऑल कनेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को। तभी वो कहेगा मुख्तलिफ डिफरेंट टिश्यू से सेल बनाओ जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट टिश्यूज के सेल्स बनाओ कनेक्टिंग ईच अदर। कभी सेम टिश्यूज के सेल्स दे देगा जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अभी हम देखते हैं कि अगर वो हमें ये काम देता है तो हम इसको कैसे करेंगे। आमतौर पे ज्यादातर अगर तो एनिमल सेल आ जाए फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपका रेड ब्लड सेल है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस तरह से बाइकन के शेप होगी, आप उसको बना लेंगे। अगर आपका कोई वाइट ब्लड सेल है तो वो जैसा भी आपको बाहर नजर आ रहा होगा बड़े सारे न्यूक्लियस के साथ आप उसको वहां पर बना लेंगे। ठीक है। ये एल्वियोलाई का अगर बना के दे रहा होगा तो ऐसे एक एक एल्वियोलस जो है ना, वो यूं आपके सामने नजर आ रहा होता है। इसके अंदर तो बनाने में कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि आपको इसके अंदर सिंगल सिंगल सेल बनाना होता है। इफ ही इज गिविंग यू अ डाटा ऑफ एनिमल सेल्स, बट 95% चांसेस जो होते हैं वो ये होते हैं कि वो आपको प्लांट सेल्स का डाटा देता है। अब प्लांट सेल्स के डाटा की बात सुन। फर्ज करें जी अपर एपिडर्मिस के सेल्स हैं, वो आपसे कहते हैं 5 सेल बनाओ अपर एपिडर्मिस के, और साथ आप इसके पैलिसेड मीजोफिल के 2 सेल्स बनाओ जो टच कर रहे हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि प्लांट सेल में सेल वॉल जरूर बनानी है। 2013 से पुराने कुछ पेपर है जिनमें बाद उसने ये लिखा हुआ था कि प्लांट सेल को सेल वॉल डबल लाइन से शो करने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल रॉन्ग था, ऑब्सलीट हो गया, खत्म हो गया है। क्या इसलिए ना हो कि आप में से कोई बच्चा पुरानी मार्किंग स्कीमें देख के तो पागल ना हो जाए। ठीक है जी। अब ये हो गया आपके पास अपर एपिडर्मिस के सेल्स। अब लोअर एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो कुछ यूं सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं।
अब एक मैंने यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है, जो मैंने ये इंट्रा सेलुलर स्पेस बनाई है ना, इसकी वजह से मैंने अपना एक मार्क कटने से बचा लिया है। और वो कैसे बचा लिया है कि मेरे पास हर दो एडजेसेंट सेल्स में, मेरे पास हर दो एडजेसेंट सेल्स में आपस में सिर्फ तीन ही लाइंस हैं जो कनेक्ट कर रही हैं। यहाँ एक थोड़ी सी गलती हुई है। ये तो कहानी सीधी हो गई है, लाइक दिस। ठीक हो गया। अब इसमें वो आपको कह देगा, बताओ जी सेल वॉल कहाँ है, आप एनोटेट कर दे सेल वॉल कहाँ है। हाई पावर प्लान का दोबारा बता दें, हाई पावर पे प्लान नहीं होती। अच्छा हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं हमें पता कैसे चलेगा कि वो हमें क्या कह रहा है, हाई पावर बनाने के लिए कह रहा है कि छोट लो पावर। बेटा पहले वो आपको लो पावर बनाने के लिए कहेगा, ठीक है, कि प्लान डायग्राम होती ही लो पावर है, लो पावर। और लो पावर का मतलब क्या होता है, लो मैग्निफिकेशन। उसके अंदर आपको ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स नजर आ रहे हो। बच्चे ने पूछा सर समटाइम्स दे आस्क अस टू डिफरेंशिएट द स्लाइड विद ऑलरेडी प्रिंटेड, द स्लाइड इज मोर प्रिसाइज एंड दे टेल अस द नेम्स ऑफ द थिंग्स, आई रियली कांट आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर समटाइम। अच्छा बताता हूँ इसका क्या करना। सर हाउ डू वी नो कि कौन से हाई पावर है, दे विल टेल यू टू मेक अ प्लान डायग्राम, इफ दे से प्लान डायग्राम दैट मींस यू हैव टू ड्रॉ लो मैग्निफिकेशन यानी लो पावर वाले डायग्राम। एंड इफ दे डोंट आस्क यू, इफ दे आस्क यू टू ड्रॉ इंडिविजुअल सेल, दैट मींस यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ हाई पावर डायग्राम, जिसमें आपको अलग अलग से चीजें मिल रही होती हैं, अलग अलग से चीजें नजर आ रही होती हैं, अलग अलग सेल्स ड्रॉ करके दिखाने होते हैं। अच्छा राफे ने पूछा हाउ व्हाट डू वी मीन बाय काउंट इन प्लान डायग्राम। तो जानी जैसे अभी आपने पिछले वाले में देखा कि मैं काउंट कर करके बना रहा था आपके वैस्कुलर बंडल्स, दिस इज कॉल्ड काउंट। यहाँ पे मैंने लेयर्स काउंट करके बनाई, दिस इज कॉल्ड काउंट। ये देखो वैस्कुलर बंडल्स जितने आधे में आ रहे थे काउंट करके बना दिए, काउंट। बस सिंपल। मेम्ब्रेन डबल लाइन से शो नहीं करेंगे। अच्छा वापस चलते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे आपके। ओके तो ये है जी हाई पावर आपकी डायग्राम। इसमें आप एनोटेट कर दें, वो आपसे पूछता है सेल वॉल कौन सी है, तो आप ऐसे करके फुट से लाइन लगा के बता दें कि ये है जी हमारे पास सेल वॉल। अब बेटे इसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम आपने करना होता है वो काम आपका मैग्निफिकेशंस का होता है। मैग्निफिकेशंस आप में से अक्सर बच्चों ने हाउ टू यूज क्या कहते हैं द माइक्रोस्कोप वाली वीडियो देख ली है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने हाउ टू यूज स्केल बार की वीडियो नहीं देखी। वो मैंने वीडियो भेजी है, आपने उसको लाजमी देखना है कि स्केल बार को हम कैसे यूज करते हैं। उसके बाद बात आ जाती है टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब बेटे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस में आपने सबसे क्या क्या चीजें देखनी। नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। नंबर टू, दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो आपने ये देखना है, अच्छा जी मुताहिर बेटा शेयर करूंगा, ये सारी वीडियो शेयर करूंगा और ये जो लिख रहा हूँ ये भी शेयर कर दूंगा, और उसके बाद ग्रुप खत्म कर दूंगा। या जब तक आपका चलो प्रैक्टिकल नहीं आया था तब तक ही हम ग्रुप चलने देंगे, प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा फिर हम ये ग्रुप खत्म करेंगे ताकि कोई और सपोर्ट भी हो तो मैं आपको देता रहूं उसमें। हाई पावर डायग्राम में न्यूक्लियस या वैक्यूल शो नहीं करना, नहीं करना।
क्योंकि वहां आपको नजर नहीं आ रहा हो। अगर वहां नजर आए तो फिर शो कर दीजिएगा। आमतौर पर ये जाइलम वगैरह बनाने के लिए आती है, तो उसमें ये डिटेल नहीं शो नहीं करते। अच्छा जी। ओके, यही सवाल थे। अच्छा, डिस सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के अंदर आपने ये बता दिया। अच्छा, आपने ये बता दिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। उसके बाद आप बताएं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। उसके बाद आप उनके साइजेस पे कंपैरिजन कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप उनकी थिकनेस, कौन सा टिश्यू कहाँ पर थिक है कहाँ पर थिन है, उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आप उनकी सेल वॉल्स एंड इंटर सेलुलर जो स्पेसीज हैं उनके डिफरेंस पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जाइलम है तो आप बता सकते हैं कि दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल। ठीक है जी। तो जाइलम की जो सेल वॉल्स होंगी वो लिग्निफाइड होंगी, तो ये एक कंसिडरेबल डिफरेंस होता है जो कि आप बता सकते हैं। तो इन चीज़ों के डिफरेंसेस आपने बताने हो। ठीक है। काउंट बता सकते हैं वहां पर अगर वैस्कुलर बंडल्स हैं। काउंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, अब आप जब ये सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस वगैरह बता देंगे और आप मैग्निफिकेशन और स्केल बार की ये सारा कुछ कर चुके होंगे, तो आपका पेपर एंड हो जाएगा। और बेटे, आपको एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट समझना होगा जिसके अंदर आप एरर्स और इम्प्रूवमेंट के बारे में बता सकते हैं। मैं भी आपको ये डॉक्यूमेंट भेजने वाला हूँ, जैसा कि, और अभी हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। अच्छा, एरर इम्प्रूवमेंट। अब जब आप फूड टेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कलर्स की जजमेंट का एरर आ सकता है। ठीक है जी। जब आप हीटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो। ठीक है, हीट लॉस सराउंडिंग में हो रही हो, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट क्या है? हीटिंग में आप थर्मोस्टेटिक वाटर बाथ यूज करें। ठीक है जी, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। और आप कलर स्टैंडर्ड यूज कर लें जजमेंट के लिए, और या ब्लैक या वाइट कार्ड यूज कर लें इसको जज करने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इससे आपके पक्के पक्के मार्क्स आते ही आते हैं। अब जब क्वांटिटेटिव फूड टेस्ट कर रहे हैं, जब आप अननोन कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन कर रहे हैं, तो ये दो अननोन कॉन्सेंट्रेशन हो सकती हैं। कंपैरिजन में डिफिकल्टी हो सकती है, और टेम्परेचर इसमें अगेन वेरी कर सकता है। विटामिन सी का अगर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो ड्रॉप हो सकता है टेस्ट ट्यूब की वॉल पे फॉल करें। और इसकी इंप्रूवमेंट क्या है? आप नैरोअर रेंज बना लें, स्मॉलर गैप्स रख लें इन कॉन्सेंट्रेशन के दरमियान। या अगर आप नहीं कर सकते तो आप कलर मीटर यूज कर लें, ब्लैक और वाइट कार्ड यूज करें ताकि आपको कंपैरिजन का पता चले। वाटर बाथ थर्मोस्टैटिक होना चाहिए जो आप यूज कर रहे हैं। ड्रॉप्स अगर आप करें तो वाइडर टेस्ट ट्यूब यूज करें, या ड्रॉप द ड्रॉप्स अ लिटिल लोअर इनसाइड ताकि वो ड्रॉप सीधा सोल्यूशन में चले जाए। ठीक है। और सिरिंज की बजाय ग्रेजुएटेड पाइपेट्स यूज करें, और एवरेजेस लें। ठीक है जी। बेनेडिक्ट टेस्ट मोर रिलायबल कैसे बना सकते हैं? कि आप सेम सैंपल ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ सैंपल लें, सेम वॉल्यूम ऑफ रीजन लें, सेम वाटर बाथ और सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको आप यूज करें। ठीक हो गया। अगली बात, ऑस्मोसिस के अंदर तो जनरल प्रिकॉशंस क्या है? कि आप पेट्री डिशेस को कवर करके रखें, ड्रॉपर और सिरिंजेस यूज करें, सेपरेट ड्रॉपर हर एक सोल्यूशन के लिए, और आप इसको ड्राई कर लें और वॉश कर लें। ठीक है जी। अगर आप अनियन एपिडर्मिस की स्लाइड्स बना रहे हैं, पानी दीजिएगा, या वो छोटा पंखा ही निकाल लेते ला, छोटे वाला जो है उसको उतारें। अच्छा, इसके बाद आपके दूसरे एरर्स जो आ रहे हैं, टाइम टिश्यूज लेफ्ट इन सोल्यूशन इज नॉट इनफ टू ऑब्जर्व द कंप्लीट प्लास्मोलिसिस, अगर प्लास्मोलिसिस का आया हुआ है। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो टीचर हैं जिन्होंने ये नोट्स बनाए हैं, ये मेरे नहीं है, एक फॉरेन आथर है उनके नोट्स हैं। इसमें उन्होंने हर एक क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट टाइप के शो कर दिए एरर्स। एंजाइम्स के एरर्स क्या हो सकते हैं? आप एंड पॉइंट को जज नहीं कर पा रहे। ठीक है। और वो क्लियर नहीं है। टेम्परेचर जो है या पीएच है वो कंट्रोल नहीं है। बबल्स का साइज जो है वो डिफरेंट आ रहा है।
पेपर जो है वो वॉल्स के साथ स्टिक हो रहा है। अब इसकी इसी तरह की इंप्रूवमेंट्स आएंगी। कलर के लिए आप कलोरीमीटर यूज कर लो, गैस का वॉल्यूम मेजर कर लो बजाय इसके कि आप उसके बबल्स काउंट करो, टेस्ट ट्यूब्स वाइड यूज कर लो और वाटर बाथ यूज कर लो, राइट। हैवी मेटल्स वाला जो है उसमें क्या एरर आ सकता है, वो इनहिबिटर बन सकते हैं, प्रोटीन की क्लॉटिंग करवा सकते हैं, डीनेचर कर सकते हैं, और बॉन्ड्स को ब्रेक करके टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं। एगर वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर क्या हो सकता है कि एगर की जो है ना वो डेप्थ इक्वल नहीं है, पिगमेंटेशन जो है वो इवन नहीं है, और इम्प्रूवमेंट क्या है कि आप जो उसको बना रहे हैं तो आप उसके लिए मोल्ड्स यूज करें ताकि सेम डेप्थ आप उसके अंदर इंश्योर करवा सकें, ठीक है। डिफरेंट इंडिकेटर यूज करें ताकि उसके एंड पॉइंट जो है वो क्लियर आए। ये मैं अभी आपको भेजूंगा। जो बीड्स फॉर्मेशन वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑल्दो के अभी आप जिस चक्कर में जाने वाले हैं उसमें आपको मुझे वो करवाना चाहिए जिसमें थिंग्स आर रिलेटेड टू यीस्ट और 3-3। अच्छा, ये नीचे चार्ट्स और बार चार्ट के लिए दे दिया। यीस्ट के लिए जो आप इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं या एरर आ सकता है वो हो सकता है कि यीस्ट की प्रॉपर एक्टिवेशन ना हो, क्योंकि ये एक चैलेंज है, एक्टिवेशन ऑफ यीस्ट। फिर प्रॉपर ग्लूकोज सोल्यूशन, वो यीस्ट को नहीं मिल रहा। फिर ये है कि यीस्ट वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फोमिंग हो रही होती है, फोमिंग, वो फोम बड़ा काम खराब कर रहा था, उसको प्रॉपरली रिमूव करना बड़ा जरूरी होता है। फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम कैलकुलेशन, स्टॉप वॉच के साथ आपको टाइम की कैलकुलेशन करनी। फिर बाद औक़ात इसके अंदर जाहिर है आमतौर पे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपने मैनेज करना होता है, तो उसके अंदर जो फोम है, जो फोमिंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को अल्टर कर देती है, या कार्बन डाइऑक्साइड बबल में ट्रैप हो जाती है। CO2 is trapped in bubbles, in foam bubbles, and not properly collected.